Hello, I welcome you all to session number 2 of chapter 5 of class 9 science NCERT textbook. Let me share the screen. So in session 1, we have learned about the discovery of the cell by Robert Hooke under in his own designed microscope. We know that cell is a Latin word which means boxes, and what is clear from the discovery is that cells are independent basic units which can carry out different functions to keep the cell alive, as well as to keep the organisms which are made up of cells live and working. All right, so we had talked about uh, two of the three microscopic features of a cell, that is cell membrane and nucleus. Today we will be discussing about cytoplasm. Cytoplasm is what? It is the fluid content inside the plasma membrane. कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है और वो जो सेल के कंटेंट्स को बाहरी वातावरण से अलग करती है, तो उस सेल के कंटेंट जो है किसी लिक्विड में तैरते होते हैं। वो लिक्विड या जो जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर हमने सेशन 1 में भी थोड़ा सा बताया कि जो जैसे हमारे हाथ पैर हैं, आँख नाक कान है, ऐसे ही सेल के भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिलीज होते हैं। ऑर्गेनिलीज क्यों कहते हैं? हमारे ऑर्गेन होते हैं सेल के ऑर्गेनिलीज। ऑर्गेनिलीज इसलिए कि ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये सेल के भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिलीज होते हैं जो क्या करते हैं? स्पेशल सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई सांस लेने में मदद करता है, कोई खाने में मदद करता है, कोई खाना कैप्चर करने में मदद करता है, कोई वेस्ट निकालने में मदद करता है। और सारे सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं दे आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स। ऐसे नहीं कि खुले में ही जैसे कि घूम रहे हैं, नो, दे आर बाउंड, राइट। उनकी एक सीमा है। और दो तरह के आपको मैंने कल ऑर्गेनिज्म बताए थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में हमने सीखा कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी कोई डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए न्यूक्लियर रीजन पुअर पुअर होती है, बड़ी पुअरली डिफाइंड होती है, क्लियर कट नहीं होती। और क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए ना मेम्ब्रेन होगी ना मेम्ब्रेन से जुड़े हुए ऑर्गेनेलीज होंगे, इसीलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, और अगर मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन से जुड़े हुए ऑर्गेनेलीज भी है। 5 नंबर पॉइंट में आप देखिए। तो अभी तक हमें समझ आ गया जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। जो भी जिंदा है उसमें मेम्ब्रेन जरूर होगी। और मेम्ब्रेन वायरसेस, यही वजह है कि वायरस जिनमें की मेम्ब्रेन नहीं होती वो तब तक जिंदा जैसे नहीं दिखते जब तक वो किसी जिंदा चीज के अंदर घुस के उसकी सेल मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लाई ना करने लग जाएं। और जो भी सेल्स हैं सारी की सारी चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं ताकि उनके जो कंटेंट्स हैं वो अपने बाहरी वातावरण से अलग रहें। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनिलीज की। जैसे हमारे ऑर्गन है तो सेल के ऑर्गेनिलीज होते हैं। ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ होते हैं? विद इन द सेल्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। ये एक मिनट, विद इन यूकेरियोटिक सेल्स, याद रखिए सेल ऑर्गेनेलिस किस में प्रेजेंट है? सिर्फ यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होंगे। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे दीज आर लिटल स्ट्रक्चर्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स ऑफ यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और क्या करते हैं ये? These are used to keep different cellular activities separated from each other एंड आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनलिज। देखिए जैसे हम लोग एट ए टाइम, हमारे सांस तो हम 24 घंटे लेते रहते हैं ना, लेकिन इसके साथ ही हम सो भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम सुंदर चीज़ों को देख भी रहे हैं। तो
ऐसा तो नहीं है ना, तो हमारे सारे काम सेपरेटली एट ए टाइम चल रहे हैं, लेकिन इसी तरह से सेल भी अपने हर का सेपरेट काम का जिम्मा सेपरेट ऑर्गेनेली को दे देती है, उन सबको अलग अलग एक मेम्ब्रेन में बंद कर देती है, ताकि हर कोई अपना इंडिपेंडेंटली काम करता रहे, कोई भी काम ना रुके। जिसका काम खाना पचाना है वो पचाता रहे, जिसका काम सेल की सफाई करना है वो सफाई करता रहे, जिसका काम न्यूट्रिशन को कैप्चर करना है वो कैप्चर करता रहे। तो जो कुछ ऑर्गेनेलीज हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखे जा सकते हैं, और बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज चाहिए होती हैं जो सेल के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये वाले जो ये फंक्शन कौन कैरी आउट करता है, ऑर्गेनेलिस करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ऑर्गेनेलिस के नाम देखें। सबसे पहला ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कैपिटल ई कैपिटल आर के नाम से भी लिखते हैं। क्या बुलशिट है, कमाल है, शिट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहला हमने जो ऑर्गेनेली लिया है ईआर लिया है। ईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ट्यूब्स और शीट्स का, और ये लंबी ट्यूब्स होती हैं, और या फिर गोल गोल या अंडाकार थैले जैसे होते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये बहुत सारा नेटवर्क होता है, और इनके मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है। ये दो तरह के होते हैं, RER एंड SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER माने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले RER की बात करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये रफ दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सारी एक्टिव सेल्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो जब ईआर के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है, वो प्रोटीन बना रहे हैं, तो जाहिर है हमें समझ आ गया कि वो जो प्रोटीन बनता है ये थैले लाइक जो वेसिकल्स है उनके अंदर जमा हो जाता है, और वहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की मदद से जहां जहां सेल में जाया जाता है वहां वहां पहुंचा दिया जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द कॉन्ट्रेरी फैट्स और लिपिड जो कि सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं उनको बनाता है, और कुछ जो प्रोटीन्स हैं और कुछ फैट्स लिपिड्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं, और कुछ हार्मोन और एंजाइम की तरह काम करते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ईआर की। एक फंक्शन तो हमने अभी अच्छी तरह समझ लिया, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम जो है साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर है, तो जो प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं वो बैग लाइक वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, और ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ईआर के, उनके थ्रू सेल के अलग अलग हिस्से में पहुंचा दिया जाता है, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस पहुंचा दिया जाता है। दूसरा फंक्शन ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक सरफेस का एक सतह देता है, एक सरफेस देता है। इसके ऊपर ये एक जाल की तरह है जिसके ऊपर बहुत सारी जो केमिकल बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो सेल की होती है ना वो परफॉर्म हो जाती हैं। जैसे हमने एक कागज के ऊपर कुछ लिखना है तो नीचे हम कोई हार्ड सरफेस लेते हैं ना, ठीक इसी तरह से ईआर जो है सरफेस का काम करता है जिसके ऊपर काफी बायोकेमिकल एक्टिविटी सेल की हो जाती हैं। तीसरा फंक्शन ईआर का है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉइजन्स एंड सॉरी प्रोटीन्स नहीं, पॉइजन्स एंड ड्रग्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं उनके लिवर सेल्स में पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना भी, उनका जहर निकालना इनका काम होता है, किसका, ईआर का। अब ये आते हैं हम गोल्जी एपरेटस पर। किसने डिस्कवर किया गोल्जी एपरेटस को, कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, और गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस है क्या, इट इज अ सिस्टम ऑफ
मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये भी थैले लाइक स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन, जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये एक के ऊपर एक पैरेलल पैरेलल ऐसे ढेर की तरह जमा होते हैं। इसको, और जो ये ढेरी होती है उसको कहते हैं सिस्टर्न। ठीक है। और ये जो हमारा सेल का मेम्ब्रेन सिस्टम है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, ये उसी का एक हिस्सा है। ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का ही एक हिस्सा है। और क्योंकि जो इनकी जो मेम्ब्रेन है, किसकी, गोल्जी बॉडी की, इनकी मेम्ब्रेन किससे कनेक्टेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से रेगुलर से कनेक्टेड है। ठीक है। और जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनाया जाता है राइबोसोम्स में, आपको बताया ही है मैंने, वो किस में पैक हो जाएगा, वो पैक हो जाएगा वेसिकल्स में। और डिस्चार्ज हो जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसको, टारगेट पॉइंट्स को, जहां जहां पर भी हमने पहुंचाना है वहां पर गोल्जी बॉडी के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि गोल्जी बॉडी के क्या क्या काम हुए, देखिए, स्टोरेज करना, इधर आ जाए आप, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, किसकी, प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स वेसिकल्स में। जैसे जो सिंपल शुगर्स होती हैं, ये उनको कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स में। और गोल्जी बॉडी लाइसोजाइम फॉर्मेशन में भी हिस्सा लेते हैं। अब हम बात करेंगे ये है क्या लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स देखिए, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड थैले हैं। गोल्जी बॉडी भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ये भी थैले ही है, वेसिकल्स बैग्स एक ही बात है। इनके अंदर क्या भरा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो एंजाइम कहाँ बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है ना आपको, मैंने कहा था स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कुछ फैट्स और लिपिड्स बनाता है। और कुछ फैट्स और लिपिड्स तो बॉडी उस पे सेल की बॉडी ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर डेवलप करने में काम आते हैं, कुछ हार्मोन और एंजाइम का काम करते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है। और जो लाइसोजाइम्स हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए सीवर सिस्टम है ये सेल का। सेल की गंदगी जो है लाइसोसोम के सहारे बाहर निकलती है। तो ये क्या करते हैं, इनका पहला काम क्या, सेल को क्लीन रखना। कैसे क्लीन रखते हैं ये जो फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया या खाना जो खाया था सेल ने, या मरी हुई सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है, उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में तोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ, आप देखिए स्क्रीन पर, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है। तो यानी कि ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स। वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव प्रोटीन्स विच आर मेड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोजाइम्स को सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है, आत्मघाती थैले। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी कभी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है और सेल डैमेज हो जाती है। सेल जब डैमेज हो जाती है तो लाइसोजाइम फट जाता है, और लाइसोजाइम के अंदर जो एंजाइम भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो अपनी सेल सेल को ही खा जाते हैं। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि सेल ने आत्महत्या कर ली। और क्यों कर ली, क्योंकि लाइसोजाइम बस्ट हो गया। लाइसोजाइम बस्ट हुआ तो उसके अंदर भरे हुए डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकला है और उन्होंने सेल को ही खा लिया। अब अगला जो ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के पावर हाउस होते हैं, इनमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक तो ऊपर ऊपर की कवरिंग होती है, उसमें छेद होते हैं, पोरस होती है। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, जैसे रिबन फोल्ड हुआ हो। अब जिसमें जितने ज्यादा फोल्ड होंगे उसका उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो
ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें एटीपी जनरेट होगा। एटीपी जो है ना एनर्जी करेंसी है, जैसे हमारे पैसे हम रुपए पैसे में गिनते हैं, तो एनर्जी सेल ने कितने लिए, कितने दी, एटीपी उसकी यूनिट है या उसकी करेंसी है। सो व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और जो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, वो एटीपी की फॉर्म में ही रिलीज होती है। इतने एटीपी, 1 एटीपी, 2 एटीपी, 10 एटीपी, 4 एटीपी, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे 1000 रुपए दे दो, ऐसे सेल को भी एटीपी की टर्म्स में एनर्जी की जरूरत होती है। ब्रीदिंग के लिए इतनी एटीपी चाहिए, वेस्ट क्लियरेंस के लिए इतने एटीपी चाहिए, ऐसे। और जो एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क करने के लिए। जैसे मान लो मुझे, मैं कहती हूँ ना, कोई कहता है अरे इसको पलंग को धक्का लगवा दो, मैं कहती हूँ मेरे में तो एनर्जी नहीं है। तो जिसके पास एनर्जी नहीं है वो कैसे मैकेनिकल वर्क कर पाएगा? तो ये जो मैकेनिकल वर्क के लिए जो एनर्जी है वो एटीपी की शक्ल में ही ली जाती है सेल द्वारा। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, ठीक है। इसीलिए इनको ये स्टोरेज ऑर्गेनेली भी कहलाते हैं। एनर्जी जनरेटर है और स्टोरेज ऑर्गेनेली है। अब लास्ट जो ऑर्गेनेली है प्लास्टिड है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होता। दो तरह के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है कलर्ड। क्रोमोप्लास्ट या कलर्ड प्लास्टिड्स, जिनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का, या येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर ल्यूकोप्लास्ट या वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स, ठीक है, जिनमें स्टार्च, ऑयल या प्रोटीन जो है जमा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ये भी अपने लिए प्रोटीन बना सकते हैं। और अगर अंदर इनकी रचना देखी जाए, अंदर की रचना मतलब माइक्रोस्कोप से जो अंदर दिखती हैं सेल्स, नेकेड आई से नहीं दिखती, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारी मेम्ब्रेन की लेयर्स हैं जो स्ट्रोमा नामक एक मटेरियल के अंदर धसी होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला ऑर्गेनेली आता है वैक्यूओल, हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूम से वैक्यूल बना है, होल जमा वैक्यूम, वैक्यू होल, यानी जो जैसे होता है ना, कहते हैं कि वो भंवर हो जाता है, वो अंदर खींच लेती है, तो वैक्यूल कुछ उसी तरह की चीज है कि वैक्यूम, जैसे अमीबा जो है ना वैक्यूल में ही खींचता है खाने को, तो ये वैक्यूल एक तरह से थैले होते हैं जिनमें सामान स्टोर होता है, चाहे सॉलिड सामान चाहे लिक्विड सामान। जैसे अमीबा के जो पैरामिश जो सूडोपोडिया होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं और वैक्यूल बना लेते हैं, और खाना जो उन्होंने जिस खाने को कैप्चर किया होता है वो वैक्यूल में बंद होके पचता है। एनिमल सेल्स के पास छोटे वैक्यूल होते हैं और प्लांट सेल के पास बड़े वैक्यूल होते हैं। प्लांट्स में जो सेंट्रल वैक्यूल है, प्लांट्स में एक वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, 50 से 90% पूरा जगह वही घेर लेती है, इतनी बड़ी होती है। प्लांट वैक्यूल्स में सेल सैप भरा होता है, सेल का लिक्विड भरा होता है, और उसी लिक्विड के कारण सेल जो है रिजिड और टर्जिड होती है। और काफी जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, राइट, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड आइटम्स जो जो कंज्यूम करता है ऑर्गेनिज्म, वो भी वो फूड वैक्यूल में स्टोर होते हैं। और जो एक्सेस पानी और सेलुलर वेस्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल के थ्रू बाहर निकलता है, जिनको हम जनरली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं।
अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो जो हमारी सेल जो है उसका स्ट्रक्चर बना कैसे रहता है, वो कैसे अपने काम इतनी सुंदरता से करती रहती है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके जो ऑर्गेनेलिज हैं वो भी बहुत ही खास तरीकों से ऑर्गेनाइज्ड हैं। और सेल के पास एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए अलग अलग ऑर्गेनेलिज रेस्पिरेशन करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और वेस्ट क्लियर करते हैं और नए प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। लास्टली सेल डिवीजन की बात करेंगे। जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड है सेल डिवीजन। जब नई नई कोशिकाएं बनती हैं हम कहते हैं सेल डिवाइड हुई है। और नई सेल्स क्यों बनती हैं? ताकि पुरानी मरी हुई या घायल सेल्स को रिप्लेस कर सकें। दो तरह की सेल डिवीजन होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। माइटोसिस तो जो ग्रोइंग सेल्स होती हैं वो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती हैं प्रोसेस। ठीक है, इसमें जो मदर सेल होती है वो दो एक जैसी डॉटर सेल्स बनाती हैं, राइट। जिनमें मदर सेल जितने ही क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, दूसरी तरह का जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का वो मियोसिस है। ये स्पेशल सेल्स जो होती है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, वो जब डिवाइड होती हैं वो मियोसिस को फॉलो करती हैं, जिसमें वो गैमीट बनाते हैं, राइट। और गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन के बाद ही नए बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जो मियोसिस है इसमें दो स्टेप होते हैं डिवीजन के, एक के बाद एक। ठीक है, तो मदर सेल जो है वो चार न्यू सेल्स बनाती है। चार से उनमें क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल से आधा होता है। So with that we come to an end of chapter number 5 of your NCERT science textbook. So we come to an end of this session till we meet in session 3 with solutions to the questions